क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का हर पल एक झूठी दुनिया का हिस्सा हो, जहां प्यार, खुशी और परफेक्शन सब एक बड़ा धोखा साबित हो जाए। फिल्म की शुरुआत होती है 1950 स्टाइल की परफेक्ट कम्युनिटी विक्ट्री टाउन में, जहां कपल्स एकदम फिल्मी लाइफ जीते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी की तरह। कपल्स प्लेट पर अल्कोहल का ग्लास बैलेंस करके गेम खेल रहे हैं। इसी मजेदार माहौल में एलिस और उसका हस्बैंड जैक चुपके से निकल जाते हैं और कार में प्यार करते हैं। अगली सुबह एलिस जैक के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है उनके स्पॉटलेस घर में। सब कुछ खुशहाल लगता है। सभी हस्बैंड्स जैक समेत हर रोज एक ही समय पर विक्ट्री हेडक्वार्टर्स के लिए निकलते हैं। उनका काम कथित तौर पर विक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करना। वाइफ्स फिर अपना रूटीन फॉलो करती हैं, हैंगआउट, शॉपिंग और फ्रैंक की पत्नी शैली द्वारा ली जाने वाली बैले क्लासेस। एलिस अपना दिन इस शहर की बन्नी और दूसरी वाइफ्स के साथ बिताती है, जिसमें न्यूकमर वायलेट शामिल है, जिसका हस्बैंड बिल अभी ज्वाइन हुआ है। डांस क्लास में वायलेट का वेलकम होता है, लेकिन वायलेट को टाउन अजीब लगता है, बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं फ्रैंक और शेली के घर पर एक लैविश पार्टी में, जहां विक्ट्री प्रोजेक्ट के नेक्स्ट फेज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी मार्गरेट पार्टी को डिस्टर्ब करती है। वो चिल्लाती है, हम यहाँ नहीं होने चाहिए। उसका हस्बैंड टेड उसे जल्दी से खींच कर ले जाता है सीन अवॉइड करने के लिए। और अब हम विक्ट्री प्रोजेक्ट के हेड फ्रैंक से मिलते हैं, जो बताता है मार्गरेट पागल हो गई है तब से जब वो अपने बेटे के साथ फॉरबिडन डेजर्ट में भटक गई थी और बेटा मिस्टीरियसली गायब हो गया। ये एलिस के माइंड में डाउट का पहला बीज बोता है। पार्टी के दौरान एलिस घर में अकेले जाती है, लेकिन जैक उसे ढूंढ लेता है और वे पैशनेट किस करते हैं जो प्यार में बदल जाता है। फ्रैंक चुपके से आता है, उन्हें देखता है, एक क्रीपी स्माइल के साथ, फिर निकल जाता है। अगले दिन एलिस टाउन ट्रॉली पर राइड लेती है। वो एक प्लेन को क्रैश होते देखती है, जो पहाड़ में क्रैश हो जाता है हेडक्वार्टर के पास। वो ड्राइवर से वहां जाने को कहती है, लेकिन वो मना करता है, ये मेरा रूट पर नहीं है। फिर एलिस पैदल ही उसे ओर जाती है, जहां पर उसके अनुमान से प्लेन गिरा हुआ रहता है, लेकिन वह प्लेन नहीं मिलता है, बल्कि वह एक बिल्डिंग को देखती है जिसके चारों ओर शीशे लगे हुए रहते हैं। और जैसे ही वह उन शीशे को छूती है, उस बिल्डिंग के अंदर से लाल रंग की रोशनी निकलती है और फ्रैंक की आवाज सुनती है, और वह सुनते ही वह बेहोश हो जाती। बेहोश होने के बाद वह सीधे अपने घर में उठती है। उसका पति जैक बोलता है कि वह तो कई समय से यहीं पर थी और वह भी यह सब कुछ एक सपना मान लेती है। अगले दिन मार्गरेट एलिस को कॉल करती है, सीधा प्लेन के बारे में पूछती है। एलिस भी शॉक हो जाती है, लेकिन प्लेन देखने वाली बात को मना करती है। बाद में वह देखती है कि मार्गरेट अपने छत पर खड़ी है और वह मार्गरेट के पास उसे समझाने के लिए जाती है, लेकिन कुछ हो उससे पहले ही वह अपना गला काट लेती है और नीचे गिर जाती है। अचानक वहां पर रेड सूट पहने लोग आ जाते हैं, जो कि एलिस को पकड़ लेते हैं और मार्गरेट के बॉडी को ठिकाने लगाने लगते हैं। फिर जैक एलिस के लिए डॉक्टर कोलिंस को बुलाता है और डॉक्टर बोलता है कि मार्गरेट को सिर्फ छत पर की सफाई करने से दौरान गिरने पर कुछ छोटी चोट लगी है और एलिस को जो दिखा वह उसका भ्रम था। जब जैक और कोलिंस बात कर रहे होते हैं, तब एलिस चुपके से डॉक्टर के बैग से मार्गरेट नाम की एक फाइल चुरा लेती है। उस फाइल पर लिखा था सिक्योरिटी रिस्क, यानी एक खतरनाक इंसान। फाइल के अंदर ज्यादातर जानकारी काली स्याही से छिपाई हुई थी, इसलिए एलिस को कुछ खास पता नहीं चलता है। लेकिन इसके बाद एलिस के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। डांस क्लास में उसे अचानक शीशे में ऐसा दिखता है जैसे मार्गरेट अपना सिर पटक रही है। यह देखकर एलिस इतना डर जाती है कि वो खुद ही शीशा तोड़ देती है। घर पर जब वो अंडे फोड़ती है तो वे अंदर से खोखले निकलते हैं और अजीब तरह से बिखर जाते हैं। घर साफ करते हुए उसे लगता है कि दीवारें उसको दबा रही हैं। उसे यह एक भ्रम लगता है, लेकिन बाद में उसका शरीर का निशान उसे शीशा पर दिखता है। उस रात एलिस और जैक फ्रैंक द्वारा दी गई पार्टी में जाते हैं। वो जैक को स्टेज पर बुलाकर उसकी प्रमोशन अनाउंस करता है। यह सुनकर भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फ्रैंक एक नारा शुरू कर देता है, यह दुनिया किसकी है? हमारी, जिसे सब लोग पागलों की तरह दोहराते हैं। ये सब अजीब सी चीजें देखकर एलिस घबरा जाती है और बाहर निकलकर बन्नी से बात करती है। एलिस उसे बताती है कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है, जैसे सभी पत्नियों की अपने पति से मिलने की कहानी लगभग एक जैसी है और वे सब कुछ गिने चुने शहरों से ही आई हैं। यह सुनकर बन्नी एलिस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, फालतू की बातें सोचना बंद करो, मार्गरेट की तरह बातें मत करो। डिनर के दौरान एलिस सबसे उनकी पुरानी कहानियों के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछती है और बताती है कि उन सब की कहानियों में कितनी अजीब समानताएं हैं। वह हिम्मत दिखाकर सीधे फ्रैंक पर इल्जाम लगाती है कि इन सब गड़बड़ के पीछे उसी का हाथ है। इस पर शैली एलिस को डांट देती है, लेकिन फ्रैंक एलिस को एक तरफ ले जाता है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ धीरे से कहता है, मैं तो किसी ऐसे का ही इंतजार कर रहा था जो मुझे चुनौती दे। बाद में एलिस अपने पति जैक से पूछती है कि वह क्या काम करता है और जैक कहता है कि ये टॉप सीक्रेट है, अगर वो उससे बता देगा तो उनकी जान खतरे में आ सकती है। एलिस डिमांड करती है कि वे नौकरी छोड़ दें। वो हाँ बोलता है और वे कार तक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ फिर से लाल सूट पहने वाले लोगों की एंट्री होती है।
लोग एलिस को जबरदस्ती खींचकर ले जाते हैं और वह जैक से मदद मांगती है, लेकिन जैक बस उससे आई एम सॉरी बोलता है। वे लोग एलिस को एक क्लिनिक ले जाकर जबरदस्ती एक प्रोसीजर करते हैं। उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं जिससे उसकी याददाश्त कुछ समय के लिए चली जाती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड का। असलियत में एलिस एक सर्जन है जो कि दिन में 20-20 घंटे काम करती है। वह अपने बेरोजगार बॉयफ्रेंड जैक के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। एक दिन जैक को इंटरनेट पर फ्रैंक का पॉडकास्ट मिलता है जो मर्दों को पुराने जमाने की तरह अपनी मर्दानगी वापस पाने के लिए उकसाता है। परफेक्ट पति बनने के लिए जैक एक भयानक कदम उठाता है। वह एलिस को बिना बताए बेहोश कर देता है और उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट से जोड़ देता है। यह प्रोजेक्ट एक नकली वर्चुअल दुनिया है जहां मर्द अपनी पत्नियों को 1950 के दशक की एक काल्पनिक जिंदगी में कैद करके रखते हैं ताकि वे अपनी मनमानी कर सकें। असली दुनिया में एलिस कोमा में बिस्तर पर पड़ी रहती है और जैक ट्यूब से उसे खाना खिलाता है, जबकि नकली दुनिया में वह उसके साथ सपनों की जिंदगी जीता है। उस नकली दुनिया में जब सभी हस्बैंड कम पर जाते थे, मतलब असल में वह उस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया में अपनी पत्नियों के शरीर और सिस्टम की देख रेख करना होता है। और जब एलिस ने उस हेडक्वार्टर के शीशे को छुआ था, उसमें उस नकली दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी जिससे सिस्टम में गड़बड़ी हो रही थी। नकली दुनिया में इलाज के बाद एलिस बहुत शांत और सीधी सादी हो जाती है, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। वो जैक के लिए ऐसे लंच बनाती है मानो कुछ हुआ ही नहीं और अपनी दोस्त बन्नी से भी आराम से बात करती है। लेकिन जब जैक घर लौटता है और अनजाने में एक गाना गाता है जो कि वह एलिस के लिए असली जिंदगी में गाता था, यह गाना सुनकर एलिस भी वह गाना दोहराने लगती है और धीरे धीरे एलिस को अपनी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। वह जैक से डर जाती है और जैक से पूछती है, यह सब तुमने हमारे साथ क्यों किया? जैक अपना बचाव करते हुए कहता है कि उसने उसे एक बेहतर जिंदगी दी है जहां उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन एलिस पलटकर जवाब देती है कि वह अपनी आजादी और अपने काम से खुश थी। दोनों में हाथापाई होती है और एलिस गुस्से में व्हिस्की का ग्लास जैक के सिर पर फोड़ देती है, जिससे जैक उस नकली दुनिया में ही मर जाता है। जैक के मरते ही उस नकली दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। तभी बन्नी भागकर अंदर आती है और यह राज खोलती है कि उसे शुरू से ही सारी सच्चाई पता थी। वह बताती है कि उसके असली बच्चे एक हादसे में मर गए थे, इसलिए वह अपनी मर्जी से इस नकली दुनिया में अपने बच्चों के नकली रूप के साथ हमेशा रहने आई है। बन्नी कहती है, वर्चुअल वर्ल्ड में जैक के मरने से असली दुनिया में भी जैक एलिस के कोमा में पड़े शरीर के बगल में ही मर गया होगा। वह एलिस से फौरन भाग जाने को कहती है, इससे पहले कि फ्रैंक के आदमी उसे जान से मार दें। ऐसा इसलिए क्योंकि जैक, जो इस दुनिया का मेन यूजर था, अब मर चुका है, इसलिए एलिस अब उनके किसी काम की नहीं है और वे उसे खत्म कर देंगे। बन्नी यह भी समझाती है कि यहाँ की सभी औरतों को उनके पतियों ने ही कैद कर रखा है और उन्हें अपनी असली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एलिस डीन की कार चुराकर रेगिस्तान में हेडक्वार्टर की तरफ तेजी से भागती है और लाल सूट पहने हुए आदमी उसका पीछा करते हैं। डॉक्टर कोलिंस भी पीछा करने वालों में शामिल हो जाता है, लेकिन एलिस अचानक जोर से ब्रेक मारती है जिससे डॉक्टर कोलिंस की गाड़ी पीछे आ रही गाड़ियों से टकरा जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। दूसरी गाड़ियां फिर भी उसका पीछा करती रहती हैं, पर एलिस रुकती नहीं और आगे बढ़ती जाती है। इसी बीच जब फ्रैंक को एलिस के भागने का पता चलता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन तभी शेली, फ्रैंक की पत्नी, उसके पेट में चाकू घोंप देती है और कहती है, तुम कुछ संभाल नहीं पाए, अब मेरी बारी है। जिससे पता चलता है कि इस दुनिया पर कब्जा करने के कुछ बड़े इरादे शेली के भी थे। एलिस की कार एक पहाड़ी रास्ते पर फंस जाती है जिससे आगे का रास्ता बंद हो जाता है। लाल सूट पहने आदमी पैदल ही उसके पीछे चढ़ने लगते हैं। वह दौड़कर हेडक्वार्टर की शीशे वाली दीवार तक पहुंचती है। वहां उसे एक पल के लिए जैक की जैसी आवाज महसूस होती है जो उससे कह रही होती है, मेरे साथ रहो। लेकिन एलिस उसकी बात अनसुनी करके शीशे को छू लेती है, ठीक उसी पल जब वो आदमी उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। इसके साथ ही स्क्रीन काली हो जाती है और हमें सिर्फ एलिस के नींद से जागने की आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि वह असली दुनिया में है। यह फिल्म द स्टेपफोर्ड वाइव्स और द मैट्रिक्स जैसी क्लासिक फिल्मों से प्रेरित है। यह दिखाती है कि कैसे लोग सच्चाई से भागकर एक झूठी और बनावटी दुनिया में जीना पसंद करते हैं। आज की दुनिया में यह कुछ वैसा ही है जैसे लोग सोशल मीडिया पर फिल्टर लगाकर अपनी जिंदगी को असलियत से ज्यादा बेहतर दिखाते हैं। ये बात जानी पहचानी लगती है ना? जैक का किरदार उन लोगों को दिखाता है जो दूसरों की मर्जी के बिना उन पर अपनी परफेक्ट जिंदगी की सोच थोप देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने और अपने फैसले खुद लेने का हकदार। हमें कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या एलिस हमेशा के लिए आजाद हो गई या वो अब भी फंसी हुई है? ऐसी ही जबरदस्त मूवी रिकैप्स, थ्योरीज और छिपी हुई डिटेल्स के लिए सब्सक्राइब करें।